हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी स्पेशल और आपके साथ मैं हूं अनुराग मुस्कान। खुद को जादूगर बताने वाले राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज फिर जादू दिखा दिया और राजस्थान में मध्य प्रदेश दोहराते दोहराते रह गया। लेकिन इस जादूगर की जिद ने पायलट को ही उड़ा दिया। डिप्टी सीएम सचिन पायलट जयपुर से आकर दिल्ली में बैठ गए हैं। दरअसल कांग्रेस की इस नाव को उनके अपने ही डुबो रहे हैं। एबीपी स्पेशल में आपको आज दिखाएंगे गहलोत और पायलट के झगड़े की पूरी कहानी, जिसके क्लाइमैक्स को देखकर राज्य की जनता ठगा सा महसूस कर रही है। जयपुर में सीएम अशोक गहलोत के साथ कांग्रेस विधायकों की बैठक की ये तस्वीरें हैं। अशोक गहलोत कैमरे के सामने आ रहे विधायकों को बैठने को कह रहे हैं ताकि विक्ट्री साइन यानी विजय का निशान कैमरे में ढंग से कैद हो जाए और संदेश जाए कि सरकार बच गई है। गहलोत भले ही आज की बाजी जीतने का दावा कर रहे हों, लेकिन शह और मात का ये खेल 6 साल से चल रहा है। आपके साथ सचिन पायलट और गहलोत के झगड़े की जड़ तक पहुंचेंगे, लेकिन इन तस्वीरों को पहले देखिए। पायलट के समर्थक सीएम बनाने के लिए नारेबाजी कर रहे हैं। फूलों की बारिश से सचिन का स्वागत हो रहा है। सचिन नारेबाजी को सुनकर अनसुना करते हैं और महिलाओं से बात करने लगते हैं। 2 साल पहले विधानसभा चुनाव के वक्त की ये तस्वीरें हैं। तब एबीपी न्यूज संवाददाता मनीष शर्मा से सचिन पायलट ने एक बड़ी बात कही थी। जब मैं शुरू में राजनीति में आया था तो तब आता था शुरू में, धीरे धीरे घूमते घूमते गाँव में, शहरों में पदयात्रा, धरने, प्रदर्शन, लाठीचार्ज, पुलिस अरेस्ट कर रही है, गिरफ्तार हो रहे हैं, वो धीरे धीरे जीवन सब कुछ सिखा देता है। सचिन पायलट ने दावा किया कि वो गुस्से को काबू करना सीख गए हैं। तो क्या गहलोत सरकार में उनका दम घुट रहा था, या यूं कहें कि पानी सिर के ऊपर चला गया, इसलिए उन्होंने बगावत की राह पकड़ ली। 2014 लोकसभा चुनाव में शून्य पर पहुंची कांग्रेस पार्टी को संभालने की जिम्मेदारी पायलट को मिली थी। अगले 4 सालों तक पायलट ने राजस्थान की धूल फांकी और पार्टी को फिर से खड़ा किया, लेकिन जब चुनाव में जीत मिली तो सेहरा गहलोत के सिर बांध दिया गया। ऐसा कहा जाता है कि गांधी परिवार से सचिन पायलट की कभी बनी नहीं। इसका खामियाजा सचिन पायलट को उठाना भी पड़ा। – 2018 में जीत के बाद कांग्रेस आलाकमान ने पायलट को डिप्टी सीएम बनाकर मामला रफा दफा करना चाहा, लेकिन असंतोष के बीज जब पड़ जाते हैं तो विरोध का पेड़ खड़ा होकर ही दम लेता है। 1 साल बाद फिर लोकसभा चुनाव हुए, पार्टी साफ हो गई। गहलोत के बेटे वैभव की भी करारी हार हुई। तब गहलोत ने इशारों में पायलट को घेरा था। तो मैं समझता हूँ कि पायलट साहब कम से कम उस सीट जिम्मेदारी वो ले कि जोधपुर की सीट जो है उसका पूरा पोस्टमार्टम होना चाहिए, क्यों नहीं जीते हम लोग। अब बारी पायलट के पलटवार की थी। कोटा में सरकारी अस्पताल में बच्चों की मौत का मामला उठा तो अस्पताल पहुंचकर पायलट ने अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया।
1 साल से हम लोग शासन सरकार चला रहे हैं, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है जनता के प्रति जवाबदेही है। और मैं कह रहा हूँ कि ये जो जिनकी मौतें हो रही हैं, ये सबसे गरीब, सबसे दबे कुचले उस तबके के लोग हैं, इनके पास ना संसाधन है ना उम्मीद है। और ये जितना भी कुछ हो रहा है, इससे मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत आहत हूँ। बताया जाता है कि गहलोत के खास स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा को निशाने पर लेकर पायलट ने गहलोत के साथ दो हाथ कर लिए। गहलोत को ये नागवार गुजरा। दरअसल राजस्थान में सरकार बनने के साथ ही खटपट शुरू हो गई थी। सचिन पायलट गृह मंत्रालय चाहते थे, लेकिन उन्हें पंचायती राज और पीडब्ल्यूडी थमा दिया गया। सचिन पायलट के अपने लोग मंत्री भी नहीं बन पाए। सरकार में गहलोत का रसूख इतना था कि सचिन पायलट के चाहने पर तबादले तक नहीं होते थे। पीडब्ल्यूडी जैसा विभाग होने के बावजूद सचिन पायलट एक भी उद्घाटन तक नहीं कर पाए। पायलट को शिकायत थी कि राज्य सरकार के विज्ञापन पर मेरी फोटो तक नहीं लगती। 400 करोड़ रुपए से ज्यादा का विज्ञापन जा चुका है। बात बढ़ते बढ़ते राज्यसभा चुनाव तक पहुंची। लाख कोशिशों के बावजूद बीजेपी राजस्थान की तीसरी सीट नहीं निकाल पाई और इसे गहलोत की जीत माना गया। गहलोत 20 पढ़ रहे थे और जब विधायकों का सियासी संकट शुरू हुआ तो इस नोटिस ने आग में घी का काम कर दिया। संगीन धाराओं में सचिन पायलट को पूछताछ के लिए बुला लिया गया। उस राजद्रोह की धारा भी शामिल है, लेकिन ये तो विवाद का चेहरा है। ताजा झगड़े की असली वजह जानिए राजस्थान में एबीपी न्यूज के ब्यूरो चीफ मनीष शर्मा से। सूत्रों के मुताबिक गहलोत एक व्यक्ति एक पद का फॉर्मूला लगाना चाहते हैं, यानी पायलट या तो डिप्टी सीएम रहे या प्रदेश अध्यक्ष। गहलोत की इस चाल से पायलट बिफर गए, क्योंकि खुद मंत्री रहते हुए भी वो अपने लिए ना तो कोई अच्छा महकमा ले पाए और न ही अपने समर्थकों को मंत्रिमंडल में कोई अच्छी जगह दिलवा पाए। प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी जाती तो पार्टी से पकड़ छूट जाती, और अगर डिप्टी सीएम का पद छोड़ते तो सरकार में कोई और 2 नंबर बन जाता। गहलोत की इसी चाल में पायलट फंस गए। अब सचिन पायलट के शिकायतों की लंबी लिस्ट है। पायलट की शिकायत थी कि 50% मंत्री उनके हिस्से के बनने थे, नहीं बने। उनका फोन टैप किया जाता है। गहलोत 2 डिप्टी सीएम बनाना चाहते थे, जिससे सचिन की हैसियत कम हो जाती। राजेश पायलट और अशोक गहलोत में प्रतियोगिता थी। उसके बाद सचिन पायलट को जिस ढंग से प्रदेश अध्यक्ष भी अशोक गहलोत एक तरह से किनारे पर आ गए थे। उनको केंद्र में भी महासचिव या जो कम दिया गया। गुजरात चुनाव के बाद उनका महत्व रखा, वरना कांग्रेस के नेतृत्व ने ही पहले से, चुनाव से पहले भी टिकट बंटवारे के समय में भी मतमुटाव शुरू हो चुका था। चुनाव के समय में भी कई लोगों को हराने के आरोप ने एक दूसरे पर लगाए गए। इसलिए ये लंबी लड़ाई बहुत वर्षों से इनके बीच में केंद्रीय नेतृत्व ने ही पैदा की थी। कांग्रेस नेतृत्व का दावा है कि सरकार से संकट टल गया है और सचिन पायलट को मनाने की कोशिशें जारी है, लेकिन 21 से 107 तक पार्टी को पहुंचाने वाले पायलट को दरकिनार करना कांग्रेस के लिए मुश्किल होगा। और जिस राह पर पायलट निकल पड़े हैं, वहां से राजनीति में वापसी तो दिखती नहीं। गहलोत ने विधायकों के साथ बैठक की और अब उन्हें होटल में, रिसोर्ट में रखा है। सही नंबर कितने हैं गहलोत ने ना तो दिखाया और ना ही कैमरे पर बताया। इस बीच सचिन पायलट ने कह दिया कि गहलोत का दावा झूठा है और अगर उनके पास बहुमत है, नंबर हैं, तो वो गिनती करवा दें। कुल मिलाकर जादूगर ने खेल तो दिखाया है, लेकिन पायलट की पिक्चर अभी बाकी है। दो घंटे पहले तक बहुमत का दावा कर रहे सीएम अशोक गहलोत को बाद में 4 बसों में विधायकों को लेकर रिजोर्ट जाना पड़ रहा है। कर्नाटक, महाराष्ट्र
और एमपी के विधायकों की अगवानी कर चुकी राजस्थान सरकार अब अपने विधायकों को ही रिजॉर्ट में रख रही है। जयपुर दिल्ली रोड पर होटल फेयरमाउंट में विधायकों को ठहराया गया है। नहीं, थोड़ा सा शांति का टाइम है। पहले भी हम संतुष्टि थे। देखिए पॉलिटिक्स में क्योंकि नंबर गेम्स का मैटर होता है, थोड़ा सा टेंशन रहती है, मगर हम सब लोग रिलैक्स हैं और थिंक कुछ पॉजिटिव ही होगा। कहाँ जा रहे हैं आप लोग 2 दिन के लिए? देखिए फेयरमाउंट जा रहे हैं हम सब लोग, फेयरमाउंट जा रहे हैं। ऐसे में सवाल ये है कि क्या सचिन पायलट का गेम अभी बाकी है? क्या गहलोत सरकार को विधायक टूटने का खतरा है? क्या फ्लोर टेस्ट करवाकर सरकार सुरक्षित करना चाहते हैं गहलोत? ये सवाल इसलिए भी अहम हो जाते हैं क्योंकि कांग्रेस का गणित लगातार बदल रहा है। कांग्रेस 125 विधायकों के समर्थन से सरकार चला रही है। इसमें 107 इसमें से कांग्रेस के अपने विधायक हैं। 18 निर्दलीय और छोटे दलों के विधायक सरकार का साथ दे रहे थे, लेकिन बैठक में 109 विधायकों के होने का दावा किया गया, जबकि एबीपी न्यूज को मिली जानकारी के मुताबिक कुल 97 विधायक ही यहाँ मौजूद थे और कांग्रेस के कुल 107 में से 86 विधायक ही मीटिंग में दिखे। यानी कांग्रेस के ही 21 विधायक बैठक में गायब रहे और पायलट कैंप दावा कर रहा है कि कांग्रेस के 20 विधायक उनके साथ हैं। यानी सत्ता का गणित कभी भी उलट पलट सकता है। इस गणित के बीच मीटिंग से खबर ये निकली कि विधायकों ने प्रस्ताव पास किया है, लेकिन उसमें पायलट के नाम का जिक्र नहीं था। सचिन पायलट का नाम लिए बगैर विधायक दल ने पार्टी को कमजोर करने में जुटे लोगों के खिलाफ कठोर एक्शन की मांग को पारित कर दिया। इस बीच सुलह कराने के लिए प्रियंका गांधी का नाम सामने आ गया है। सूत्रों के हवाले से प्रियंका गांधी ने कहा है कि एक नए विचार का व्यक्ति है और दूसरा पुराने विचारों के व्यक्ति हैं। बस यही टकराव है। जयपुर में सचिन पायलट के खिलाफ विधायक इकट्ठे हो रहे थे और दिल्ली में सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही थी कि कांग्रेस आलाकमान और सचिन पायलट के बीच बातचीत शुरू हो गई है। एक नया फॉर्मूला निकला है जिसमें राजस्थान में 4 मंत्री और प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट के खेमे से बनाए जाएंगे और सचिन पायलट को अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में एक सम्मानित पद से नवाजा जाएगा, ताकि राजस्थान का ये झगड़ा यानी अशोक गहलोत और सचिन पायलट का ये झगड़ा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। लेकिन पायलट के करीबी सूत्र बता रहे हैं कि सचिन पायलट की आला कमान से बात नहीं हुई है और अब वो अभी भी इंतजार करेंगे। इतना तय है कि पायलट बीजेपी में नहीं जा रहे, यानी जब तक पायलट नहीं मानते गहलोत की सांसें अटकी रहेंगी। कोरोना की खबरें तो आप सुनते रहते हैं, कोरोना वैक्सीन की बात किए लेते हैं अब, क्योंकि दुनिया भर में कोरोना की दवा खोजी जा रही है, लेकिन रूस ने इसमें बाजी मारने का दावा किया है और अगर रूस का दावा सही निकला तो मार्केट में बहुत ही जल्द कोरोना की वैक्सीन मिलने लगेगी। कोरोना के खिलाफ मिली बड़ी कामयाबी। रूस ने रच दिया इतिहास। कोरोना वैक्सीन का ट्रायल हुआ पूरा। वैक्सीन का परीक्षण सफल रहने का दावा। जल्द मिल जाएगी कोरोना की दवा। दुनिया में कोरोना की दवा खोजने की रेस में रूस ने बाजी मार ली है। रूस की सिचनेव यूनिवर्सिटी ने कोरोना की पहली वैक्सीन बनाने का दावा किया है। रूसी समाचार एजेंसी स्पुतनिक के मुताबिक इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसलेशनल मेडिसिन एंड बायोटेक्नोलॉजी के डायरेक्टर वादिम तरासोव ने कहा है कि दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। दावा किया जा रहा है कि मॉस्को में सरकारी मेडिकल यूनिवर्सिटी सिचनेव ने इंसानों पर ट्रायल में पाया
जबकि वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है। जिन लोगों पर वैक्सीन का ट्रायल किया गया है उसमें एक ग्रुप को बुधवार को छुट्टी दे दी जाएगी, जबकि दूसरे ग्रुप को अगले सोमवार को छुट्टी मिल जाएगी। कोरोना से दुनिया परेशान है और इसी परेशानी से निजात दिलाने के लिए पूरी दुनिया में इसकी दवा ढूंढने का काम लगातार चल रहा है, लेकिन कामयाबी का पहला ऐलान रूस के हिस्से में आया। रूस के गेमली इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी की तरफ से बनाए इस वैक्सीन का पिछले महीने 18 जून से ट्रायल शुरू किया गया था। रूस का दावा है कि गैम कोविड वैक लियो नाम की नई वैक्सीन से मरीजों में 55% ज्यादा सुधार देखा गया है। पूरी दुनिया में कोरोना मरीजों की संख्या 1 करोड़ 30 लाख से ज्यादा है, जबकि 5,71,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। 7,30,000 से ज्यादा मरीजों और 11,000 से ज्यादा मौत के साथ रूस दुनिया में सबसे ज्यादा प्रभावित देशों की लिस्ट में चौथे नंबर पर है। ऐसे मुश्किल वक्त में रूस ने सबसे पहले कोरोना वैक्सीन खोजकर एक कारनामा किया है। जल्द ही इस वैक्सीन के बाजार में उपलब्ध होने की उम्मीद जताई जा रही है। और अब बात करते हैं पानी की मनमानी की। जोरदार बारिश नेपाल में हो रही है और नदियां बिहार में कहर ढा रही हैं। उत्तरी बिहार के कई जिलों पर फिर एक बार बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। मौसम की ये मार नेपाल से लेकर चीन तक जारी है। पहले स्कूल का आधा हिस्सा पानी के तेज धार के सामने घुटने टेकता है और थोड़ी ही देर में पूरा स्कूल ही नदी के सामने समर्पण कर देता है। नेपाल में हो रही बारिश का असर बिहार में साफ नजर आने लगा है। ये तस्वीरें भागलपुर जिले की हैं, जहां कोसी की तेज धार में गोविंदपुरा का सरकारी स्कूल मिट्टी के ढेर की तरह बह गया। बागमती नदी कैसे कहर बरपा रही है, ये तस्वीरें उसकी बानगी भर हैं। बागमती नदी पर बनाया गया सुरक्षात्मक बांध चंद सेकंड में पानी के आगे सरेंडर कर देता है। तस्वीरें बिहार के शिवहर जिले के बेलवा घाट की हैं। बेलवा में बांध के लिए बागमती पर जो सुरक्षात्मक बांध बनाया गया था वो ज्यादा पानी होने की वजह से टूट गया, जिससे अफरा तफरी मच गई है। खतरे के निशान के ऊपर बह रही बागमती धीरे धीरे पूरे इलाके को लील रही है। अब आपको शिवहर जिले से कुछ पीछे ले चलते हैं। सीतामढ़ी। बिहार का सीतामढ़ी ही वो जिला है जहां बागमती नदी नेपाल से भारत में प्रवेश करती है। नेपाल के तराई इलाके में हो रही बारिश से बागमती नदी अपने उफान पर है। सीतामढ़ी और शिवहर जिले के कई गांवों पर हर साल की तरह फिर एक बार बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। सीतामढ़ी जिले के बतनाहा इलाके में मैं मौजूद हूँ और मेरे पीछे आप एक तस्वीर देख सकते हैं और इस तस्वीर को देखकर दरअसल आप समझिए कि जिस तरीके से बारिश हो रही है, बाढ़ का खतरा किस तरह बढ़ रहा है। ये सीतामढ़ी जिले का आगे की तरफ अगर मैं जाऊंगी तो परिहार, इसके अलावा जो आसपास में इलाका है उन इलाकों में दर्जनों गांव हैं जहां पर बाढ़ का सीधा सीधा खतरा है। जिस इलाके में डाइवर्जन रूट बना वो इसलिए ताकि लोग जो है वो इस डाइवर्जन रूट से क्रॉस कर सके, लेकिन डाइवर्जन रूट पर ही पानी आ गया है तो आप समझिए तमाम लोग जिनको बाइक से जाना है, साइकिल से जाना है, पैदल जाना है, वो किस तरीके से क्रॉस करेंगे। कहाँ जाना है आपको? कुमा जाना है। हाँ। ये साइकिल से ऐसे जाएंगे? हाँ, कैसे जाए, रास्ता ऐसा है तो कैसे जाएंगे। नेपाल से आने वाली छोटी छोटी नदियां भी विकराल रूप ले रही हैं। ये तस्वीरें मोतिहारी जिले की हैं। घरों के बगल से पानी का बहाव इतना तेज है जैसे यही नदी का मुख्य रास्ता हो। मोतिहारी जिले के कई गांव पसाहा और दुधावरा नदी के पानी में समा चुके हैं।
बिहार में करीब 400 किलोमीटर का सफर तय करने वाली बागमती सीतामढ़ी, शिवहर और मुजफ्फरपुर होते हुए दरभंगा में कमला बलान नदी में मिलती है और कमला आगे जाकर बिहार का शोक कही जाने वाली कोसी में मिल जाती है। नेपाल से सुपौल के रास्ते बिहार में प्रवेश करने वाली कोसी नदी भी बागमती की तरह कहर ढा रही है। सहरसा जिले में गांव के गांव कोसी नदी में समा चुके हैं। घर बार पानी में डूबे हैं। लोगों का एकमात्र सहारा नाव है। सड़कों पर नाव चल रही है। घर के आंगन तक पहुंचने के लिए लोगों को नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। इस वक्त हम सहरसा जिले के केदली पंचायत में मौजूद हैं और इस इलाके में भी कोसी नदी का जो पानी है वो कहर बरपा रहा है और जो लोग हैं गांव के वो बाहर निकल रहे हैं। ये देखिए एक नाव है, इसमें एक बूढ़ी माता जी हैं और उनके साथ एक व्यक्ति हैं और पूरा सामान लेकर अपना अब ऊंचे इलाकों की ओर बढ़ रहे हैं। आप जा रहे हैं बांध पर रहने के लिए। घर में पानी है? हाँ पानी है। तस्वीर है गांव की और अगर मैं आपको ठीक इसके बगल की तस्वीर दिखाऊं तो देखिए यहाँ पर ये सड़क है। आमतौर पर जब सामान्य दिन होते हैं तो इसी सड़क पर गाड़ियां चलती हैं, पैदल लोग चलते हैं और अब चूंकि कोसी नदी का जो पानी है वो इतना बढ़ गया है कि ये जो आप देख रहे हैं तस्वीरें, ये यहाँ पर नाव चल रही हैं। लोग अपने सामान के साथ ऊंची जगह पर पलायन शुरू कर चुके हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या जानवरों के खाने पीने की है। बाढ़ आने से पहले सरकार सजग हो जाती थी, सरकारी नाव हो जाता था। जैसे लोग निकलना चाहता था उसको निकलने के लिए नाव दिया जाता था। ये सब चीज अब एकदम देखने को नहीं मिलता है। बहुत परेशानी हो रहा है कि घर घर में पूरा पानी घुस गया है और जितने भी पशु है उनको ऊंचाई स्थान पर ले जाने के लिए ले जा रहे हैं और चारा का भी बहुत दिक्कत हो रहा है मवेशी को। लोगों की शिकायत है कि अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं मिली है। एक तरफ बिहार में नेपाल से आने वाली नदियां कहर बरपा रही हैं, तो खुद नेपाल को भी मौसम के आगे नतमस्तक होना पड़ा है। नेपाल में बारिश और बाढ़ के बाद अब चट्टान खिसकने की घटनाएं सामने आई हैं। नेपाल में बाढ़ और चट्टान खिसकने से 60 लोगों की मौत हुई है, जबकि 40 से ज्यादा लोग लापता हैं। अब बात चीन की करते हैं, जिससे कुदरत कुछ ज्यादा ही खफा है। आसमान से ली गई इन तस्वीरों में आप पहचान नहीं पाएंगे कि नदी कहां तक है और रिहायशी इलाका कहां तक है। घरों की पहली मंजिल तक पानी पहुंच चुका है। ये चीन के जियांगशी प्रांत की तस्वीरें हैं। यहाँ देखिए ग्राउंड फ्लोर पानी में डूबा है। फर्स्ट फ्लोर की बैल्कनी में खड़े लोगों को नाव से बचाया जा रहा है। चीन में एक दो नहीं बल्कि 27 प्रांत को ऐसी ही मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। चीन सरकार की तरफ से जारी आंकड़े के मुताबिक पूरे चीन में 433 नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं।